Welcome, dear students. Greetings of the day. This is your 42 video lecture class under the topic Frequently Asked Questions on Plant Tissue Culture, Volume 2. Frequently Asked Questions on Plant Tissue Culture, Volume 1 का वीडियो और पीपीटी आपके LMS अकाउंट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप देखकर आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के दूसरे वॉल्यूम को आपको इसमें जो क्वेश्चंस रखे गए हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा. पीपीटी को अपलोड कर दिया गया है, लेकिन पीपीटी को अपलोड करना कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहाँ केवल चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जिनको हम आपको समझा सकते हैं. ठीक है. तो वही आपका माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज यूनिट 3 लेक्चर 42 टॉपिक FAQs ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर वॉल्यूम 2 कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा AP स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर. तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के वॉल्यूम 2 में जो आउटलाइंस हमने रखी हैं उन आउटलाइंस पर एक बार चर्चा करेंगे, और आउटलाइंस पर चर्चा करने के बाद फिर उनका जो आंसर्स हैं उनको आपको बताएंगे और उन आंसर्स को आपको समझाएंगे. तो चलिए आउटलाइंस पर हम बात करते हैं. पहली चीज़ है, वेदर टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीज देन प्लांट प्रोपोगेटेड कन्वेंशनली. इसमें ये कहा गया है कि जो टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स को पैदा किया जाता है, क्या उनमें डिजीज़ और पेस्ट लगने की क्षमता जो प्लांट को प्रोपोगेट किया जाता है कन्वेंशनली साधारणतया उनमें ज़्यादा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में ज़्यादा है. फिर से इस चीज़ को समझिए. कहा यह गया है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पैदा किया जाता है और एक प्लांट आपका प्रोपोगेशन के द्वारा पैदा किया जाता है. ठीक है. तो किस में डिजीज़ और इंसेक्ट लगने की क्षमता ज़्यादा होती है और किस में डिजीज़ और इंसेक्ट लगने की क्षमता कम होती है, इस चीज़ को समझना है. फिर दूसरी बात है कि डू टिश्यू कल्चर प्लांट्स यील्ड बेटर देन द कन्वेंशनल प्लांट्स. बात कही गई है कि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स के द्वारा पैदा किए जाते हैं, टिश्यू कल्चर के द्वारा, उनकी यील्ड ज़्यादा होती है कि जो साधारणतः पौधे पैदा किए जाते हैं उनकी यील्ड ज़्यादा होती है. तो उस चीज़ को इसमें बताना है. व्हाट इज़ मदर प्लांट, मातृत्व पौधा क्या है, मदर प्लांट क्या है, उसको यहाँ बताना है. जैसे हम बार बार आपको पहला वीडियो जब आप देखेंगे तो हमें उसमें कहा है कि अगर प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा हम किसी पौधे को पैदा करते हैं, किसी पौधे को अगर विकास करते हैं, तो उस पौधे के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मदर प्लांट्स के जैसे आते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि उसके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स अच्छे हैं और वो यील्ड आगे करेगा. तो इस चीज़ को भी तो समझना ज़रूरी है कि आखिर मदर प्लांट क्या है. तो इस स्लाइड में आपको ये भी जानना है कि मदर प्लांट क्या है. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट्स. जो प्लांट टिश्यू कल्चर का न्यूट्रिएंट मीडिया बनता है ना, जैसे कि जब हम कोई लीफ लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस लेते हैं, बड लेते हैं, ट्विग लेते हैं, रूट लेते हैं, स्टेम लेते हैं, उसको जब हम स्लाइड में रखते हैं और स्लाइड में ले जाने के बाद जब हम उसको अंडर द कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस, लेबोरेटरी कंडीशंस में जब हम ले जाते हैं और जब टेम्परेचर और सारे एकदम एसेप्टिक मीडिया और एकदम कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन कर देंगे, तो क्या इससे प्लांट पैदा हो जाएगा? क्या प्लांट अपने आप को सर्वाइव कर लेगा? वही प्लांट को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए. जो उसके मदर प्लांट से आपने उसको रिमूव किया है, उसको आपने एक्स प्लांट बनाया है, तो उसको जो न्यूट्रिएंट अपने प्लांट से मिल रहे थे, उसको जो न्यूट्रिएंट्स अपने एक उदाहरण समझ लो, बिल्कुल मोटा मोटा. एक कोई बच्चा है 3 महीने का, 3 महीने का एक बच्चा है, उसको आपने अपनी माँ से अलग कर दिया. ठीक है. तो जब आपने उसको अपनी माँ से अलग किया तो आज 3 महीने तक तो उसने अपनी माँ का दूध पिया ना. फिर अगर आप उसको अलग कर रहे हो तो आपको बोतल वाला दूध पिलाना पड़ेगा कि नहीं? अगर नहीं पिलाओगे तो वो जिंदा बना रहेगा? वो जिंदा रह ही नहीं सकता ना. इसी तरीके से पौधे हैं. अगर पौधों को आपने उस पौधे से हटा लिया, मान लो उसका कोई तना है, कोई पत्ती है, कोई जड़ है, कोई फल है, कोई कलिका है, अगर आपने पौधे से काट दी तो अभी तक खाना वो ले रहा था अपने मदर प्लांट से, आपको वही खाना आपको प्रदान करना पड़ेगा. आप किसी भी रूप में प्रदान करें तब तो उसका जीवन आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो वहीं मर जाएगा.
इसीलिए ये बताया गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो न्यूट्रिएंट मीडिया होती है उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिससे प्लांट अपने आप को सर्वाइव किए रहता है। हाउ डू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अफेक्ट प्लांट मार्फोजेनेसिस इन कल्चर। जो पीजीआरस हैं ना, हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं प्लांट के मॉर्फोजेनेसिस में, कल्चर में। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कि वेदर टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीज देन प्लांट्स प्रोपोगेटेड कन्वेंशनली। ये हमारी पहली स्लाइड है जिसमें हमको ये बात करना है कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर हम जिन पौधों का करते हैं उनमें डिजीज़ एंड इंसेक्ट लगने की क्षमता ज़्यादा होती है, चांस ज़्यादा होते हैं कि जो हम कन्वेंशनली साधारणतः जो हम पौधे कॉमर्शियली प्रोपोगेशन के द्वारा करते हैं उनमें ज़्यादा रहती है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। द टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट आर फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। जो टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे पैदा होते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं या जिनका विकास किया जाता है वो डिजीज़ और पेस्ट से फ्री होते हैं। अब फ्री क्यों होते हैं? उसका सीधा कारण है कि वो पौधा इन विट्रो कंडीशंस में पैदा हुआ है, ठीक है, एसेप्टिक कंडीशंस में पैदा हुआ है जहाँ किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं है। इन विट्रो कंडीशंस है तो सारी स्थिति किसके हाथ में है? रिसर्चर के हाथ में। वहाँ के टेम्परेचर से लेके, लाइट इंटेंसिटी से लेके, पीएच से लेके, चाहे कोई भी बात हो, वो हर एक चीज़ रिसर्चर के हाथ में है। तो ये कह सकते हैं कि रेज्ड प्लांट आर फ्री फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट इफ़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर आर एडप्टेड फॉर प्रोडक्शन। यदि हमने प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अपनाया है तो इफ़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर आर एडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन देन द टिश्यू कल्चर रेज्ड प्लांट आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज एंड पेस्ट। ठीक है। टिश्यू कल्चर प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड बेटर। जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं उनके ग्रो करने की क्षमता बहुत तेज़ और बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत तेज़ और बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका हम एक कारण और समझ सकते हैं कि बहुत तेज़ और बहुत अच्छी मानी जाती है, उसका क्या कारण है। बहुत एक किसान के शब्दों में समझना, ठीक है, बिल्कुल लेमैन होके। एक खेत में हमने मान लो कि कॉलीफ्लावर पैदा किया, ठीक है। कॉलीफ्लावर को हम क्या बोलते हैं? बंद गोभी, फूल गोभी, सॉरी, फूल गोभी हमने 1 हेक्टेयर में पैदा किया। माना कि 1 हेक्टेयर में 10,000 प्लांट हैं, ठीक है। अब 10,000 प्लांट हैं, ऐसी कंडीशंस में हमने क्या किया, इसमें ये लिखा है, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड बेटर। 1 हेक्टेयर में हमने कॉलीफ्लावर को पैदा किया और 1 हेक्टेयर में 10,000 कॉलीफ्लावर के प्लांट्स हैं। हमने यूरिया का स्प्रे किया कॉलीफ्लावर में। स्प्रे क्या किया हमने? ब्रॉडकास्टिंग मेथड से डालेंगे, स्प्रे तो करेंगे नहीं लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया का। हमने मान लो 10 कुंटल यूरिया डाल दी उस खेत में, तो यूरिया को हम कैसे डालेंगे? हाथ में लिया, ब्रॉडकास्ट ही तो करेंगे। अब ऐसी कंडीशंस में जो 10,000 प्लांट हैं, तो 10,000 प्लांट में कम से कम 500 से 1,000 प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। किसका? फर्टिलाइज़र का। और कुछ लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनमें प्रॉपर वे में यूरिया उनके रूट जोन में नहीं आ पाई होगी, और उसमें 9,000 ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके रूट जोन में सफिशिएंट यूरिया आई होगी। अब आप समझना, जिनके संपर्क में बिल्कुल यूरिया नहीं आई है, बिल्कुल फर्टिलाइज़र नहीं आया है, क्या वह ग्रोथ करेंगे? क्या उनकी ग्रोथ जो है वो फास्ट होगी, बेटर होगी? अब 500 प्लांट ऐसे हैं जिनके रूट जोन में स्पोरेडिकली फर्टिलाइज़र आए, यदा कदा, बहुत कम, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे हमने और बात की 9,000 प्लांट्स की, जिनके रूट जोन में सफिशिएंट आया है।
लेकिन वहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ हम कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं बता सकते। लेकिन जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा किसी चीज़ को करते हैं, तो अगर स्लाइड में उसकी लीफ है, अगर हम प्लांट को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडिया में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है और उस कंसंट्रेशन को हमको देना ही पड़ेगा उस प्लांट को, अदरवाइज वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमको बहुत सारे प्लांट से जूझना पड़ता है। वहाँ लिमिटेड प्लांट्स होते हैं जिन पर एक एक रिसर्चर की निगाह होती है कि उनको किन ड्यूरेशन में किस न्यूट्रिएंट मीडिया की ज़रूरत है। इसलिए टिश्यू कल्चर प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड बेटर, yet they are as vulnerable as any other plants unless appropriate precautions are taken. जबकि they are as vulnerable as any other plants unless appropriate precautions are taken. However, जबकि टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर फ्री फ्रॉम सॉइल बोर्न डिजीज, और जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो फ्री होते हैं सॉइल बोर्न डिजीजेस से। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर प्लांट्स सॉइल बोर्न डिजीजेस से जब फ्री होंगे तो उनमें डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होगा। अब हम उपरोक्त तुलना के हिसाब से खुद में ही ये निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे पैदा होते हैं उनमें डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होने का नामात्र के बराबर और बहुत कम चांस होता है। लेकिन कन्वेंशनली जो हम प्रोपोगेशन के द्वारा कर रहे हैं, चाहे वो बडिंग हो, चाहे वो लेयरिंग हो, चाहे वो रिंग बडिंग हो, चाहे वो स्टेम ग्राफ्टिंग हो, चाहे वो बीनियर ग्राफ्टिंग हो, चाहे वो अप्रोच ग्राफ्टिंग हो, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होने का चांस बना रहता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, ये कुछ स्लाइड के द्वारा बताया गया है कि कैसे हम डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स को टिश्यू कल्चर पद्धति के द्वारा पैदा करते हैं। क्या वो पद्धति रहती है जिससे हम डिजीज़ और इंसेक्ट फ्री प्लांट्स को पैदा करते हैं। मोर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर मेड यूजिंग द टीआई प्लाज्मिड ऑन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसके द्वारा एक पूरी पद्धति बताई गई है, रिस्ट्रिक्शन एलील के द्वारा जीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, फिर कैसे रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बनता है, फिर रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस होता है प्लांट सेल में, कैसे प्लांट सेल बनता है, डीएनए कैसे कैरी किया जाता है, पूरा प्लांट कैसे बनता है, फिर क्रानगॉल ट्यूमर, ये पूरी पद्धति है। आप इसको पीपीटी में भी पढ़ना और यहाँ भी समझने की कोशिश करना। खैर, इससे आपका कोई बहुत मतलब नहीं है, केवल आपको बस ये जानना है कि जो पौधे प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा पैदा होते हैं उनमें डिजीज़ और इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है कि जो कन्वेंशनली प्रोपोगेशन के द्वारा या बडिंग एडिंग लेयरिंग के द्वारा किया जाता है उनमें ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं कि जो कन्वेंशनली प्रोपोगेटेड प्लांट होते हैं उनमें डिजीज़ और इन्फेस्टेशन का खतरा बहुत होता है, डिजीज़ और इंसेक्ट के इन्फेस्टेशन का। लेकिन जो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा किए जाते हैं उनमें इन्फेस्टेशन का खतरा ना मात्र के बराबर या बहुत कम होता है। चलिए हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ भी यही समझाया गया है कि कुछ सिट्रस की स्पीसीज़ हैं, कुछ पपाया की हैं, कुछ कटलिया हैं, कुछ गाजर हैं, उनमें जैसे टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे टिश्यू कल्चर किए तो फिरते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है। तो आप इसको एक वर्चुअल लैब की तरह भी देख सकते हैं कि सिट्रस लैटिफोलिया, सिट्रस की एक स्पीसीज़ है, उसको हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। उसका कैसे कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक बीकर है या स्लाइड है, उसमें हमने प्लांट पार्ट को बंद किया है, यहाँ सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, ठीक है, स्वीट ऑरेंज को बंद किया है, ठीक है, यहाँ हमने कैटिलिया को किया है, यहाँ गाजर को किया है, यहाँ पपाया को किया है, यहाँ हमने मेंथा को किया है। तो ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ हैं, हम इनका प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और यहाँ प्लांट टिश्यू कल्चर इसका हो रहा है। आप देख रहे हैं सिट्रस ऑरेंटिफोलिया जो स्वीट ऑरेंज है उसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, और डेकस करोटा जो है गाजर, उसकी भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। पपीता भी सही से ग्रोथ कर रहा है, मेंथा भी एकदम हरा दिखाई दे रहा है, लैटिफोलिया भी बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है। तो एकदम सब एक्टिव कंडीशंस में पूरी ग्रोथ चल रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू टिश्यू कल्चर प्लांट्स यील्ड बेटर देन द कन्वेंशनल प्लांट्स।
कही गई है कि क्या टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो हैं कन्वेंशनल प्लांट्स की अपेक्षा उपज ज़्यादा देते हैं? तो इस चीज़ को हमको समझना है कि एज टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर यूनिफॉर्म, जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, बिगरस होते हैं और डिजीज़ फ्री होते हैं। अब आप ही बताना इस चीज़ को कि जो प्लांट्स यूनिफॉर्म होगा, बिगरस होगा और डिजीज़ फ्री होगा, जब तीनों कंडीशंस उसमें होंगी तो वो क्या करेगा? उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं अच्छे से होंगी, ट्रांसपरेशन एवेपोरेशन सब अच्छे से होगा, फ्लावरिंग टाइम से होगी, फ्रूटिंग टाइम से होगी। जब ये सब चीज़ें टाइम से होगी तो ईल्ड तो अच्छी होगी। ईल्ड को ख़त्म करने का कारण क्या होता है? डिजीज़ उसमें लग जाती है, उसमें इंसेक्ट लग जाते हैं, ठीक है, प्लांट डिफॉर्म्ड हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम अवरुद्ध हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो इसी के कारण तो ईल्ड कम होती है। तो भाई जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होगा उसमें तो ईल्ड अच्छी होगी। तो एज टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर यूनिफॉर्म, बिगरस एंड डिजीज फ्री इफ प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर प्रॉपर्ली फॉलोड। यदि सही से कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हमने प्रॉपर्ली फॉलोड किया है तो द टोटल यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर कंपेयर टू कन्वेंशनल प्लांट्स। तो जो टोटल यील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी किसकी तुलना? कन्वेंशनल प्लांट्स की। तो इस क्वेश्चन का सबसे सरल तरीका है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स का जो यील्ड है वो ज़्यादा होता है कन्वेंशनल प्लांट से। क्यों होता है इस चीज़ को भी हमको बताना है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, विगरस होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं, इसलिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। व्हाट इज़ अ मदर प्लांट? हमको ये समझना चाहिए कि मदर प्लांट क्या है। मदर प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ एक्स प्लांट। आगे ही देखो वही बात, मदर प्लांट एक सोर्स है एक्स प्लांट का। एक्स प्लांट क्या है? वो प्लांट हमने जो रिमूव किया है किसी प्लांट से। वही मदर प्लांट अगर नहीं होगा तो हम कैसे कोई एक्स प्लांट को बना सकते हैं? तो मदर प्लांट इज द सोर्स ऑफ एक्स प्लांट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए, बहुगुणन के लिए, ठीक है, आगे संतति को बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मदर प्लांट इज द सोर्स ऑफ एक्स प्लांट टू बी यूज्ड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। Note that the mother plant should be divided of any bacterial फंगल इन्फेक्शन बिफोर यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल सही चीज़ कही गई है कि मदर प्लांट डिजीज़ और इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब हम उससे एक्स प्लांट को इस्तेमाल करेंगे किसी मल्टीप्लिकेशन के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो ऐसी कंडीशंस में हर एक चीज़ जो है कंट्रोल्ड होती है, इन विट्रो कंडीशंस में होती है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के ख़राब होने की, एक एक एक्सपेरिमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मदर प्लांट डिजीज़ फ्री होना चाहिए, तभी हमारा एक्स प्लांट भी डिसीज फ्री होगा। तो मदर प्लांट क्या है? एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि इज द सोर्स ऑफ एक्स प्लांट्स टू बी यूज्ड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ बताया गया सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट्स। तो मदर प्लांट्स begins their life as a clones. We will need to set aside an area separate from the flowering room. This mother plant home will be kept in permanent vegetation mode. If you already have a separate vegetation space, you are set. If not, you will need to create one. Making mother plants requires some preparation when the original plants are grown for seed. It is a wait and see game. Every plant in the grow should be cloned. These clones need to be clearly identified with their source plant. After the source plants have been flowered, harvested, dried, cured, and consumed, that is when you make a choice of which one to keep. Keeping detailed records and pics of the growth characteristics and effects ensure things don't get confused. Choose the most outstanding plant from a single stand crop or the best of a multi-stand crop. By week 2 of flowering, males will have revealed themselves and can be disposed of. Now the next is, ये कुछ चीज़ें बताएंगी मदर प्लांट ही हैं। फर्स्ट स्टेज 1, सेकेंड स्टेज 2, 3 स्टेज 3, 4th स्टेज ये मदर प्लांट है। अब क्या है, हमने ऊपर से एक लीफ को ले लिया, वो हमारा एक्स प्लांट हो गया। हमने साइड से बड को ले लिया, वो हमारा एक्स प्लांट हो गया। हमने इस गमले को हटा के नीचे से रूट ले लिया, वो भी तो एक्स प्लांट हो गया ना। तो ये मदर प्लांट है, इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्स प्लांट को, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें लिखा है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया के क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, चलिए बात करते हैं।
कि द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर न्यूट्रिएंट मीडिया आर वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, vitamins, amino acids, carbon sources and solidifying agents in case of a solid medium। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के न्यूट्रिएंट मीडिया के। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज प्रिपेयरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। कैसे प्रिपेयर करते हैं मीडिया कंपोजिशन में? प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया शुड जनरली कंटेन सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, vitamins, amino acids or nitrogen supplements, sources of carbon, undefined organic supplements, growth regulators, solidifying agents। ठीक है, now the next slide is how do plant growth regulators affect plant morphogenesis in culture। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मे बी। तो टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अफेक्ट प्लांट डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन स्टिमुलेट रूट डेवलपमेंट, cytokinin stimulates root development. Generally the ratio of these two hormones can determine plant growth. Generally the ratio of these two hormones can determine plant development. Auxin more than cytokinin is equal to root development. Cytokinin more than auxin is equal to shoot development. Auxin is equal to cytokinin is equal to callus development. Now the thank you। अब हमारा FAQs ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर वॉल्यूम 2 यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है।